जय हिंद मित्रों, चक्रव्यूह में आपका स्वागत है और बहुत बहुत धन्यवाद भी आपको देते हैं कि टारगेट था इस महीने का 1000 पहुंचाने का और आप सब लोगों ने 1000 पहुंचा दिया सब्सक्राइबर। आपको चैनल की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। और एक निवेदन यह है कि आप लोग वीडियो को अंत तक देखा करिए, क्योंकि वॉचिंग टाइम अभी हम लोगों का पूरा नहीं हो पाया है और अगर आप सहयोग करेंगे तो जरूर हम लोग आगे बढ़ेंगे। आज का जो कंटेंट है वो है ट्रंप, मोदी और पुतिन की तिकड़ी दुनिया में कुछ परिवर्तन के संकेत दे रही है। डोनाल्ड ट्रंप अपनी दूसरी पारी शुरू करने जा रहे हैं। क्या होगा भारत के लिए, क्या होगा एशिया के लिए, मिडिल ईस्ट के लिए, और जहां जहां भी अशांति है वहां उनकी विदेश नीति, कूटनीति किस रूप में दिखाई देगी, इस पर आज चर्चा करेंगे। अमेरिका के संबंध में अगर हम भारत की चर्चा करें थोड़ा, तो चाहे वीजा व्यापार का मामला हो, रक्षा क्षेत्र का मामला हो, इसमें कुछ बदलाव की संभावनाएं देखी जा रही हैं। ट्रंप ने चुनाव प्रचार के दौरान दिवाली के मौके पर सोशल मीडिया के जरिए खासतौर से अमेरिका में रह रहे भारतीयों को अपने पक्ष में करने के लिए और भारत के साथ मजबूत संबंध बनाने के लिए अपनी प्रतिबद्धता जताई थी। दिवाली पर ट्रंप ने एक्स पोस्ट पर जो है एक्स मीडिया पर पोस्ट डाला था और उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को अपना दोस्त बताया था और रिपब्लिकन सरकार बनने पर दोनों लोगों के बीच जो साझेदारी है, चाहे रणनीतिक साझेदारी हो, आर्थिक साझेदारी हो, उसको आगे बढ़ाने का भी वादा किया था। यही नहीं, ट्रंप ने बांग्लादेश में जो तख्ता पलट हुआ था, हिंदुओं और अल्पसंख्यकों के खिलाफ जो हिंसा हुई थी, उसकी भी बड़ी कड़े शब्दों में निंदा की थी। और ऐसे में ये जानना बहुत जरूरी हो जाता है कि ट्रंप के अमेरिका के राष्ट्रपति बन जाने के बाद, अब चूंकि बन गए हैं, तो भारत और अमेरिका के संबंध कैसे होंगे और मिडिल ईस्ट में क्या होगा, अन्य देशों के साथ क्या होगा, यह समझना बहुत जरूरी है। कुछ बड़े बदलाव के जो क्षेत्र हैं उन पर चर्चा करना आवश्यक है। जैसे व्यापार में ट्रंप की क्या नीतियां होंगी। ट्रंप ने अपने पिछले कार्यकाल के दौरान इकोनॉमिक ट्रेड पॉलिसी में अमेरिका को सबसे ऊपर रखा था और सभी राष्ट्राध्यक्ष, राष्ट्र के जो नेता होते हैं, अपने राष्ट्रीय हितों को तवज्जो देते रहे हैं। कई अंतर्राष्ट्रीय समझौतों से अमेरिका को बाहर भी कर दिया गया था। इस बार भी ट्रंप प्रशासन अमेरिका केंद्रित पॉलिसी पर जोर देगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। ट्रंप ने हाल में ही भारत पर आयात शुल्क बढ़ाने की भी बात कही थी, ये भी ध्यान रखना होगा। ऐसे में ट्रंप के नए आयात शुल्कों से अगर ऐसा करते हैं तो भारत के जो आईटी सेक्टर है, फार्मास्यूटिकल सेक्टर है, टेक्सटाइल सेक्टर है, ये विशेष रूप से प्रभावित हो सकते हैं। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी को अपना दोस्त बताते हैं, उनकी प्रशंसा करते हैं, भारत के वो लोगों को अपना मानते हैं, लेकिन यदि ट्रंप चीन की दूरी बनाने वाली व्यापार नीति पर काम करते हैं, जैसा वो करते रहे हैं, जैसा अमेरिका का स्वभाव रहा है, विशेष रूप से ट्रंप का स्वभाव रहा है कि वो चीन से दूरी बनाने की कोशिश करते रहे हैं, अगर ऐसा होता है तो निश्चित रूप से इससे भारत को फायदा होगा और भारत के लिए एक अवसर हो सकता है। ये भारत इस स्थिति का लाभ उठाने की कोशिश करेगा और अमेरिकी कंपनियां जो चीन में हैं, वो चीन से उनको हटा करके भारत में निवेश करने के लिए भारत आकर्षित कर सकता है और इसमें ट्रंप सहयोगी बन सकते हैं। दूसरा मामला आता है इमिग्रेशन का। इमिग्रेशन प्रॉब्लम एक बड़ी प्रॉब्लम है। इमिग्रेशन से ट्रंप जब भी आते हैं वो बाहरी लोगों को बाहर करने की बात करते हैं। खासतौर से इलीगल माइग्रेशन में तो बहुत प्रॉब्लम सभी देशों में है, उसमें तो हर कोई करना चाहता है, लेकिन जो वीजा लेकर के गए हैं, जो वीजा पासपोर्ट पे गए हैं, वैसे लोगों को भी संख्या कम करने की बात ट्रंप करते रहे हैं। अगर ऐसा होता है तो भारतीय कामगारों की भी मुश्किलें थोड़ा बढ़ सकती है, क्योंकि पिछले कार्यकाल में ट्रंप का जो इस प्रकार का कठोर रुख रहा है, विशेषकर जो वहाँ H-1B वीजा कार्यक्रम को लेकर के ट्रंप का रुख रहा है,
ट्रंप प्रशासन ने विदेशी कामगारों के लिए वेतन कम करने का भी काम किया था और अतिरिक्त प्रतिबंध लगाने का भी प्रयास किया गया था। इससे भारतीय आईटी या टेक्नोलॉजी या अन्य क्षेत्रों में उस पेशे से जुड़ी हुई जो कंपनियां हैं, उसमें काम करने लोग हैं, उनके लिए निश्चित रूप से चुनौतियों का सामना भी करना पड़ सकता है। और यदि यह नीति फिर से लागू की जाए तो उसका असर इंडियन प्रोफेशनल्स पर निश्चित रूप से पड़ेगा और भारतीय जो प्रोफेशनल्स हैं उनको अमेरिका में नौकरियों की संभावना कम हो जाएगी, जबकि भारत के प्रोफेशनल्स, आईटीएंस, डॉक्टर्स, ये सारे सबसे अधिक संख्या में अमेरिका की ओर ही जाते हैं। दूसरा बड़ा मुद्दा है राष्ट्रीय सुरक्षा और सहयोग का। भारत अमेरिका के बीच रक्षा और सैन्य सहयोग पिछले कुछ वर्षों में निश्चित रूप से मजबूत हुआ है। ट्रंप प्रशासन के नेतृत्व में भारत और अमेरिका के बीच रक्षा सहयोग और बेहतर और मजबूत होने की संभावना बताई जा रही है। ट्रंप के पिछले कार्यकाल में इंडो पैसिफिक रीजन में चीन के प्रभाव को कम करने के लिए सुरक्षा साझेदारी के रूप में क्वाड समूह बनाया गया था, उसको मजबूत किया गया था। चाइना और पाकिस्तान जैसे पड़ोसी देशों के साथ जो भारत के तनाव है, इससे अगर अतिरिक्त ज्वाइंट एक्सरसाइज होती है, ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज होती है, हथियारों का आदान प्रदान होता है, टेक्नोलॉजी का ट्रांसफर होता है, तो निश्चित रूप से भारत की क्षमताओं में वृद्धि होगी, भारत मजबूत होगा और भारत जो है अपने इन दुर्दांत और बिगड़ैल पड़ोसी देशों से निपट पाएगा। रूस और यूक्रेन नेटो पर भी कुछ सवाल पैदा होते ट्रंप के आने के बाद। अपने चुनाव प्रचार के दौरान ट्रंप ने लगातार ये कहा है कि वो रूस और यूक्रेन के युद्ध को एक दिन में खत्म करा सकते हैं। हालांकि उनसे पूछा गया कि ये कैसे आप खत्म करा देंगे, तो उन्होंने कहा कि हम अपनी निगरानी में समझौता कराने की कोशिश करेंगे, लेकिन इसके बारे में कोई विस्तृत ब्यौरा नहीं ट्रंप ने दिया था। ट्रंप के जो पहले के जो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार रहे हैं, उन्होंने मई में एक रिसर्च पेपर में इस बात को कोट किया था और उन्होंने सुझाव दिया था कि अमेरिका को यूक्रेन का जो हथियार दे रहा है अमेरिका, उसको कंटिन्यू सप्लाई बनाए रखना चाहिए, लेकिन इस शर्त के साथ सप्लाई देना चाहिए, शर्त के साथ मदद देना चाहिए कि वो रूस के साथ शांति वार्ता करे और युद्ध का कोई समाधान निकाले। दूसरी ओर रूस को लुभाने के लिए पश्चिमी देश यूक्रेन को नेटो की सदस्यता का जो मामला है, इसको भी ट्रंप टाल सकते हैं, क्योंकि ट्रंप यूक्रेन को बहुत तवज्जो देने की स्थिति में नहीं है। डेमोक्रेटिक पार्टी के नेताओं का ये भी कहना है इस मामले पे कि ट्रंप रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को खुश करने में लगे हुए हैं और उनका ये रवैया यूक्रेन युद्ध को में इस प्रकार से यूक्रेन मुद्दे पर समर्पण करने जैसा है और ट्रंप का ये कदम यूरोप को खतरे में डाल सकता है, ऐसा डेमोक्रेट लीडर्स कहते हैं। लेकिन ट्रंप इस बारे में उनका अलग नजरिया। ट्रंप कहते हैं कि युद्ध रोकना उनकी प्राथमिकता है ताकि अमेरिका के संसाधनों की बर्बादी को रोका जा सके। हम दूसरे के मसले में अपने संसाधन क्यों झोंकते रहें। युद्ध खत्म करने के लिए ट्रंप की अमेरिका की फर्स्ट नीति जो फर्स्ट पॉलिसी रही है, वो नेटो का भविष्य तय करने जैसे सामरिक मुद्दों पर भारी पड़ सकती है, क्योंकि पश्चिम देशों ने, ट्रंप का यह मानना है, पश्चिम देशों ने नेटो के गठन और दूसरे विश्व युद्ध के बाद जो सोवियत संघ की बढ़त को रोकने के लिए बनाया गया था, जो आज उसमें 32 देश हैं, लेकिन ट्रंप हमेशा इन नेटो पर संदेह करते रहे हैं। उनका मानना रहा है कि नेटो के जो ये देश हैं, सदस्य राष्ट्र हैं, ये हमले की स्थिति में अमेरिका की संरक्षणवादी नीति का पूरा फायदा उठाते हैं और अपनी दादागिरी भी करते रहते हैं। अमेरिका नेटो का संस्थापक देश है। ट्रंप के कुछ सहयोगियों का यह भी मानना है कि नेटो के प्रति ट्रंप का इस कड़े रवैये के कुछ कारण भी है, कुछ वजह भी है। ट्रंप सदस्य देशों को इस बात के लिए मजबूर करना चाहते हैं कि वो नेटो की रक्षा के जो खर्च हैं, उन खर्च के गाइडलाइन का पालन करें, सब लोग मिलजुल करके इसका खर्च उठावें। ये नहीं कि इसका खर्च का एक बड़ा हिस्सा अमेरिका ही उठाता रहे। इस मामले को लेकर के भी ट्रंप के साथ ये दिक्कतें आने वाले समय में देखने को मिल सकती हैं। एक मामला है जैसे इजराइल, गजा और मिडिल ईस्ट का मामला है, इस पर ट्रंप क्या विचार हो सकता है, इस पर भी सबकी नजरें लगी हुई। यूक्रेन की तरह ट्रंप ने जो मिडिल ईस्ट में शांति बनाने का भी वादा किया हुआ है। माना जा रहा है कि गजा में इजराइल
और हमास और लेबनान में जो इजराइल हिजबुल्लाह के बीच संघर्ष चल रहा है, इसको ट्रंप खत्म कराने की कोशिश भी कर सकते हैं। ट्रंप ने बार बार कहा है कि अगर बाइडेन की जगह वो सत्ता में होते तो हमास की हिम्मत नहीं होती इजराइल पर हमला करता। ट्रंप का यह भी मानना है कि ईरान की जो वित्तीय मदद है, जो हमास को मदद कर रहा है, हमास को इन्फ्लुएंस क्रिएट करने के लिए दबाव बना रहा है, एक बड़ा कारण है उस क्षेत्र में। हालांकि ईरान के मामले में संभवतः ट्रंप अपनी पुरानी नीति पे ही चलेंगे और उनकी पुरानी नीति ईरान के प्रति बहुत कठोर रही है। ट्रंप के पहले कार्यकाल में ही अमेरिका ने ईरान के साथ जो न्यूक्लियर डील थी पहले उसको तोड़ दिया था और उन प्रतिबंधों को और अधिक कड़ा कर दिया था, प्रतिबंधों का दायरा बढ़ा दिया था। ईरान पर ढेर सारे नए प्रतिबंध थोपे गए थे और उन्हीं के कार्यकाल में ईरान के सबसे ताकतवर जनरल कासिम सुलेमानी को मार दिया था अमेरिकी सेनाओं ने। उस समय इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने बहुत खुल करके यह बात कही थी कि अमेरिकी प्रशासन में इससे पहले इजराइल का इतना अच्छा दोस्त कभी नहीं हुआ था। ये बड़ी बात है, बड़ा टर्निंग पॉइंट हो सकता है। फलस्तीनियों ने ट्रंप का एक तरीके से बहिष्कार किया था, बहिष्कार करते रहे। हालांकि यरूशलेम पर का जो दावा है इजरायली फिलिस्तीनियों का, ट्रंप ने इसको नकार दिया था, तो विरोध का कारण तो बनता था। जबकि यरूशलेम को फिलिस्तीनी और यहूदी दोनों अपने राष्ट्रीय और धार्मिक जीवन का एक केंद्र मानते हैं, अपनी प्रतिष्ठा का, अपने गौरव का केंद्र मानते हैं। ट्रंप ने जब इजराइल के साथ कुछ अरब और मुस्लिम देशों के बीच शांति स्थापित करने की कोशिश कराई, एक अब्राहम रिकॉर्ड करवाया। आपने देखा यूएई के साथ उनके संबंध इजराइल के नॉर्मलाइज हुए, सऊदिया के साथ नॉर्मलाइज हुए, जॉर्डन के साथ बहुत सारे ग्रीक के साथ जो है संबंध नॉर्मलाइज हुए। ये इसमें ट्रंप ने बड़ी भूमिका निभाई थी। तब भी फिलिस्तीनियों को लगा था कि वो उन्हें दरकिनार करके जो है अलग थलग छोड़ देंगे। ट्रंप की कुछ प्रमुख अरब देशों के नेताओं से भी दोस्ती रही है और वो कहा जाता है कि वो नेता जिनकी ट्रंप के साथ दोस्ती रही वो भी हमास के संपर्क में हैं और उनके माध्यम से दबाव बना करके यहां शांति स्थापित की जा सकती है। ट्रंप के मामले में हम बात करते हैं चीन की चुनौती की। देखिए, चीन, जब ट्रंप और अमेरिका का मामला आता है तो चीन को हम छोड़ नहीं सकते। एक बड़ा मुद्दा है, अमेरिका अपनी विदेश नीति में चीन को लेकर के क्या रुख अपनाएगा, ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। अमेरिकी सामरिक नीति का सबसे बड़ा सवाल है कि वैश्विक सुरक्षा और व्यापार पर पड़ने वाले इसके प्रभाव को देखते हुए, क्योंकि चीन का प्रभाव इन क्षेत्रों में बढ़ा हुआ है। जब ट्रंप सत्ता में थे तो उन्होंने चीन को अपना रणनीतिक प्रतिद्वंदी करार दिया था और उससे होने वाले कुछ आयातों पर उन्होंने टैरिफ लगा दिया था। चीन के बहुत सारे सामानों पर उन्होंने टैरिफ लगा दिया था। उस वक्त जैसे को तैसा जवाब देते हुए चीन ने भी अमेरिका के ऊपर कई ऐसे सामानों पर टैरिफ लगा दिया था। हालांकि बाद में दोनों देशों के बीच तनाव कम करने की भी कोशिश की गई, लेकिन जब कोविड आया, कोविड संकट में जो है खुल करके जो है ट्रंप ने इसको चाइनीज वायरस बताया और इसके बाद संबंध फिर बिगड़ गए थे, चाइना चिढ़ गया था इससे, तो रिश्ते और खराब हो गए थे और खराब हो सकते हैं या क्या हो सकता है। बाइडेन प्रशासन भले ही चीन के प्रति अधिक जिम्मेदारी भरी नीति अपनाने की दावा किया हो, लेकिन इस बीच उन्होंने चीन के खिलाफ कोई खास लामबंदी नहीं किया था बाइडेन सरकार ने। ट्रंप ने चीन के राष्ट्रपति शी जिन को एक समय ऐसा था कि जब उन्होंने उसे ब्रिलियंट और खतरनाक संबोधित किया था, दोनों बातें कही थी, उसकी तारीफ भी किया था और उसकी क्रिटिसाइड भी किया था। और उसने तारीफ इस बात की किया था कि लगभग 1 अरब 40 करोड़ की आबादी वाले इस चीन को शी जिनपिंग किस तरह से बड़ी कड़ाई के साथ शासन कर पा रहे हैं, बड़ा आश्चर्य उन्होंने प्रकट किया था। और ट्रंप एक प्रकार से प्रशंसा भी किया था कि बड़ी काबिलियत होनी चाहिए इतने बड़े देश को इतने लंबे समय तक। हालांकि एक डिक्टेटरशिप है, इसलिए चीन को वो कंट्रोल कर पा रहे हैं। अमेरिका ताइवान को लेकर के जो सैनिक मदद देता रहा है, इससे भी चीन जो है परेशान रहता रहा है और चीन अमेरिका का विरोध करता रहा है। चीन ताइवान को अपना दावा करता रहा है, अपना देश बताता है, उसका कहना है कि उसका हिस्सा है और एक दिन उस हिस्से को अपने देश में मिला लेगा। लेकिन ट्रंप इस बात को कहते हैं, ट्रंप ने खुल के कहा था कि शी जिनपिंग भी इस बात को जानते हैं कि मैं पागल आदमी हूं और मैं जितना टैरिफ लगाऊंगा चीनी आयात बुरी तरह से लड़खड़ाएगा, चीनी अर्थव्यवस्था बुरी तरह से लड़खड़ाएगी और मैं टैरिफ लगाने से चूकूंगा नहीं।
एक बात और इसमें जोड़ने की मैं कोशिश करता हूं, बांग्लादेश की, मोहम्मद यूनुस की भी बढ़ सकती है मुश्किलें। ट्रंप की वापसी से शेख हसीना बहुत खुश है और ट्रंप को बधाई भी उन्होंने दिया है। क्या बढ़ेगी बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस की मुश्किलें, इसको भी जान लेना बहुत जरूरी है। ये आज का बड़ा सवाल भी है। और अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में ट्रंप की जीत के बाद अवामी लीग के आधिकारिक एक्स हैंडल से शेख हसीना ने उन्हें बधाई दी है। हसीना को भी उम्मीद है कि वो फिर लौट के जाने वाली हैं। इस पोस्ट में उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप के साथ जो पोस्ट की गई उसमें डोनाल्ड ट्रंप और शेख हसीना की तस्वीर भी छापी गई है, तस्वीर भी डाली गई है। 2016 में डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव में डेमोक्रेटिक कैंडिडेट हिलेरी क्लिंटन को हराया था। तब उसमें बांग्लादेश की अंतरिम सरकार की मुखिया जो आज हैं मोहम्मद यूनुस, उस समय बड़ा दुख प्रकट किए थे इन्हीं पहले कार्यकाल में। और ये कहा था मोहम्मद यूनुस साहब ने ट्रंप के बारे में कि ट्रंप की जीत एक प्रकार से सूर्य ग्रहण और काले दिनों की तरह है। इतना आगे जाकर के ट्रंप के खिलाफ बोला था मोहम्मद यूनुस ने। अब बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन हुआ तो मोहम्मद यूनुस को सत्ता के अंतरिम सरकार का मुखिया और सलाहकार बना दिया गया। तो इस वक्त डेमोक्रेट बाइडेन प्रशासन और हिलेरी क्लिंटन ने तो कुछ किया नहीं, कुछ कहा नहीं, जबकि उनके साथ मिलकर काम कर रहे थे। ये मोहम्मद यूनुस साहब बाइडेन सरकार में उनके साथ सहयोगी थे एक प्रकार से। उन्हें इस भूमिका में लाने का श्रेय बाइडेन सरकार को और उनके अमेरिकन को जाता है। तो बांग्लादेश के हिंदुओं पर जो उत्पीड़न हुआ, ट्रंप ने जो बयान दिया दिवाली के समय, जो बांग्लादेशी हिंदुओं पर बयान दिया और मोदी जी के पक्ष में ट्वीट किया, ये सब देखें तो सोशल मीडिया पर ट्रंप की क्या महत्वाकांक्षा है, क्या प्राथमिकता है, ये देखने को मिलती है। और उन्होंने साफ साफ कहा था कि मैं बांग्लादेश के हिंदुओं, ईसाइयों और अन्य अल्पसंख्यकों के खिलाफ जो बर्बर हिंसा हो रही है इसकी कड़ी निंदा करता हूं। भीड़ उन पर हमला कर रही है, लूटपाट कर रही है, पूरी तरह से अराजकता की स्थिति फैली हुई है बांग्लादेश में। ट्रंप का कहना है कि मेरे कार्यकाल में अगर मैं होता तो ऐसा कभी मैं होने नहीं देता। और कमला और बाइडेन सहित अमेरिका के ये जो लोग हैं ये पूरी तरह इन अराजकता को और हिंदुओं के खिलाफ ये जो बर्बर कार्रवाइयां हुई है उसकी इन्होंने पूरी अनदेखी की है। ट्रंप ने इसको ये बात भी कोट किया था। और ट्रंप हमेशा इस्लामी अतिवाद पर चोट करते हुए इजराइल से लेकर यूक्रेन तक अपनी जो दक्षिण सीमा है वहां तक तमाम जो तबाही मचा चुके हैं ये अतिवादी लोग, चाहे अमेरिका के अंदर की बात हो, अमेरिका के बाहर की बात हो, वामपंथियों अतिवादियों को उन्होंने कंट्रोल करने की बार बार बात की है और कहा है कि हम शांति वापस लाएंगे, देश को अपने मजबूत बनाएंगे। उन्होंने साफ कहा है कि हम कट्टरवादी वामपंथियों के चाहे जो धर्म विरोधी एजेंडे चला रहे हैं और गैर वामपंथियों को परेशान करते हैं, उनमें अमेरिका भी शामिल है, तमाम देश शामिल है, हम उनकी आजादी के लिए लड़ेंगे। मेरे प्रशासन में हम भारत और मेरे अच्छे दोस्त प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ रहेंगे, अपनी साझेदारी को मजबूत करेंगे। अगर मैं इसका विश्लेषण करूं तो मैं समझता हूं ट्रंप की अपनी नई पारी में उन्होंने कई वादे किए हैं। हालांकि ट्रंप केवल वादे करने वाले नेता नहीं है, वह कठोर निर्णयों के लिए भी जाने जाते हैं। और वामपंथी खेमे में पिछले वर्षों से जब वो सत्ता में नहीं थे उनके खिलाफ बहुत काम हुआ, बहुत उनको परेशान किया गया। अब उस सत्ता में आने के बाद अमेरिका के अंदर और अमेरिका के बाहर वामपंथी बहुत डरे हुए हैं, हलचल है, मातम मचा हुआ वामपंथी खेमे में। इस्लामिक अतिवाद और आतंकवाद के प्रति ट्रंप का नजरिया बहुत साफ रहा है और वे खुलकर इसका विरोध करते रहे हैं। ये दो मुद्दे काफी अमेरिका और भारत को साथ आने के लिए, क्योंकि दोनों देशों में इस्लामी चरमपंथ और वामपंथ विरोधी राष्ट्रवादी सरकारें हैं। चाहे पन्नू का मामला हो, सुन रहे हैं कि पन्नू जो है अमेरिका छोड़ के भाग गया है, जॉर्ज सोरेस को भी कंट्रोल करने की बात शुरू हो गई है, लोकतंत्र खतरे में आ गया, खतरे में आ गया। अमेरिका में भी यही उसने चलाया था और भारत में भी राहुल गांधी को आगे करके अपना मुखौटा बना करके लोकतंत्र खतरे में आ गया, खतरे में आ गया। मोदी सरकार आएगी तो देश खा जाएंगे, लोकतंत्र खतरे में आ जाएगा। अमेरिका में ट्रंप आ जाएंगे, लोकतंत्र खतरे में आ जाएगा। ये जो चलाने वाली जॉर्ज सोरेस गैंग है, पन्नू गैंग है, ये सब के ऊपर खतरे मंडरा रहे हैं। देखना अब यह है कि आगे दुनिया में क्या कुछ होता है। बस इसी के साथ आज मैं विराम देता हूं।
बहुत बहुत धन्यवाद। आप वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और पूरा वीडियो देखना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।